हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। अक्सर हम लोग पोइम्स पढ़ते हैं और आप लोग बहुत बिगिनिंग से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ये पोइम्स पढ़ रहे होंगे और उस पोइम में कई बार ऐसे कुछ लाइंस मिले होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स मिले होंगे जिसका मीनिंग आप समझे तो होंगे, लेकिन उसका मीनिंग काफ़ी डिफरेंट होता है एज यूजुअल जो उसका मीनिंग होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें जो पोइट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, वो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस यानी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितने तरह के होते हैं, उनका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है अगर आप ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम्स में अक्सर जब पोइम के स्टेंजास दिए रहते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया रहता है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज इस वीडियो को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो जब आप लाइक करते हैं तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे ये इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे और भी इस तरह के काम करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसे लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज वह है एलेगरी। एलेगरी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आप यहाँ पर स्क्रीन को देखें मेरे साथ। यहाँ पर आप सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लें। यहाँ पे ये जो एलेगरी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो एन एलेगरी इज़ ए सिम्बोलिज्म डिवाइस वेयर द मीनिंग ऑफ ए ग्रेटर ऑफ एन abstract concept is conveyed with the aid of a more corporeal object or idea being used as an usually a rhetoric device. An allegory suggests a meaning via metamorphic इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो इसका देखिए, किसी भी चीज़ का डिफिनीशन पढ़ लेने के बाद उसमें ये जो बातें लिखी गई है ये आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी होता नहीं है। ठीक है। बट चूँकि एक सर्टेन डिफिनीशंस उसका दिया गया है राइटर्स के द्वारा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफिनीशन आपको बताने की कोशिश की है कि एलेगरी एक्चुअली में है क्या, एक सिम्बोलिज्म डिवाइस है। ठीक है। सिंबॉलिज्म का मतलब आप समझते हैं, सिंबल यानी किसी चीज़ का प्रतीक, प्रतीकात्मक। ठीक है। और डिवाइस यहाँ पे समझे कि एक टूल है। तो बच्चों सबसे पहले ये आप समझे कि ये टूल्स क्या होता है। जैसे देखिए, आपको कोई काम करना है तो आपको टूल चाहिए होता है। आप देखेंगे किसी वर्कशॉप में चले जाइए तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे हैमर होता है, रेंच होता है, बहुत सारे इस तरह के टूल्स होते हैं और उससे नए नए चीज़ों का क्रिएशन करते हैं वो लोग। ठीक है। तो उसी तरह से लिटरेचर में यानी भाषा में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो एक्सप्रेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इम्प्रेसिव, ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो एलेगरी ठीक ऐसा ही एक डिवाइस है, एक ऐसा लिटरेरी टूल है जिसके मदद से जो सेंटेंस है उसको मोर एम्फेटिक बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप समझें, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू डील करूँगा तो शायद ज़्यादा बेटर हो। आप इसका एक एग्जांपल देखें। ठीक है। इस एग्जांपल को देखें। फेथ इज़ लाइक ए स्टोनी अपहिल क्लाइंब, यानी विश्वास जो है, फेथ यानी क्या होता है, विश्वास। विश्वास क्या है, इज़ लाइक ए स्टोनी अपहिल क्लाइंब। स्टोनी यहाँ पर समझ लीजिए एक पहाड़, एक चट्टान, माउंट एवरेस्ट समझ लीजिए। जिस तरह से एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह से किसी चीज़ पर फेथ यानी विश्वास करना भी मुश्किल होता है।
ठीक है। यानी किसी को अपने विश्वास में लेने के लिए मानो आपको एक जो आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो वैसा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। ए सिंगल स्टम्बल माइट सेंड यू स्प्राउलिंग बट बिलीव एंड स्टेडफास्टनेस विल सी यू टू द वेरी टॉप। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मिस्टेक, स्टम्बलिंग अगर होता है तो आप ऊंची पहाड़ी से सीधे नीचे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेहनत है, अगर आप मेहनत को बरकरार रखते हैं तो ये आपको उस माउंटेन के टॉप तक भी ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो एलेगरी है ये क्या है, ये एलेगरी में ये बताने का प्रयास किया गया है जब किसी चीज़ की हम यहाँ पर कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं, ठीक है, तुलनात्मक। अब ये तुलना जो किया जा रहा है जस्ट लाइक, इसमें देखेंगे तुलना करने के लिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सारे मैं टूल्स बताऊंगा जहाँ पे साफ आपको लगेगा कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करके किसी चीज़ को प्रत्यारोपित किया जा रहा है, ठीक है। प्रत्यारोपित मतलब किसी चीज़ के को बता दिया और उससे आप ये समझ लें कि आपको वो कहने का इशारा क्या है, ठीक है। यानी वो डायरेक्टली नहीं बोल के इंडिकेटिवली यानी सिंबोलिज्म के रूप में आपको अगर वो बताया जा रहा है तो वहाँ पर आप समझ जाएं प्यारे बच्चों कि ये यहाँ पर एलेगरी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है फेथ इज़ लाइक ए स्टोनी अपहिल क्लाइंब, ये एक इसमें एलेगरी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी आपको डायरेक्ट ये नहीं कहा जा रहा है कि पहाड़ में चढ़ना कठिन है, बल्कि पहाड़ में चढ़ना जितना कठिन है उतना ही कठिन किसी पर विश्वास करना होता है। तो देखिए यहाँ फेथ को डायरेक्टली आप कहेंगे कि कंपैरिजन नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये सिंबॉलिज्म के रूप में यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो एलेगरी क्या है प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आप इसका डिफिनीशन भी यहाँ स्क्रीन पर फिर से एक बार देख लें। एन एलेगरी इज ए सिंबॉलिज्म डिवाइस वेयर द मीनिंग ऑफ ए ग्रेटर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट concept is conveyed with the aid of a more corporeal object or idea being used। यानी किसी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस प्रकार से समझाना किसी ऐसे एग्जाम्पल्स को लेकर जो वहाँ पर उसके लिए सिमिलर सेंस रखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एलेगरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट आइटम जो हमारा यहाँ पर है वो है अब एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको यहाँ पे एलिट्रेशन को देखते हैं। यहाँ पे आप देखें एलिट्रेशन, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एलिट्रेशन को देख लें, इसका डिफिनीशन देखें। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। एलिट्रेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर वर्ड्स आर यूज्ड इन क्विक सक्सेशन and begin with the letters belonging to the same sound group, whether it is the consonant sound or a specific vowel group. The alliteration involves creating a repetition of similar sounds in the sentence. Alliterations are also created when the words all begin with the same letter. Alliterations are used to add character to the within and often add an element of fun to the piece, ठीक है। एलिट्रेशन का सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये समझे प्यारे बच्चों, एलिट्रेशन क्या है, तो एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड। नाउ सेम साउंड मीन्स व्हाट, दो तरह के साउंड हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, एक है कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा है वॉवेल साउंड। देखिए वॉवेल अलग बात है ना, जैसे अगर हम वॉवेल की बात करें तो आप कहेंगे ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है, इट्स ओके, ये वॉवेल है। बट देयर आर 44 वॉवेल साउंड्स। मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पर आर्टिकल में, साउंड्स के बारे में आप समझना तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, यानी बहुत सारे आपको ऐसे लेटर मिलेगा, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो बिगिनिंग हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड से, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उच्चारण जो है वो वॉवेल साउंड से होता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वॉवेल्स वाले वर्ड मिलेंगे, यानी कि जो वर्ड है उसका बिगिनिंग वॉवेल से हुआ है बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो कॉन्सोनेंट से होता है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों आप याद करें कि आप जब लिखते हैं ऑनेस्ट, याद करिए कि आप जब ऑनेस्ट वर्ड लिखते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट, आप इसको क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों,
हॉनेस्ट तो नहीं ना पढ़ रहे हो आप इसको ऑनेस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो इसका बिगिनिंग जो है वो एच यानी कॉन्सोनेंट से हुआ है, बट उसका उच्चारण हम लोग ववेल से कर रहे हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम कोई पीस ऑफ लिटरेचर देख रहे हैं जहाँ पे किसी पार्टिकुलर साउंड का रिपीटेशन हुआ है, बार बार हुआ है साउंड, उस मतलब सेंटेंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो आप ये समझ जाएं कि वहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल देखें। द विकेड विच ऑफ द वेस्ट वेंट हर ओन वे। प्यारे बच्चों आप इसकी खूबसूरती देखिए, इस लाइन का खूबसूरती देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ड है ये है विकेड विच, ये भी डब्ल्यू से स्टार्टिंग है, ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट है। वेस्ट वेंट ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट है, ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट है। ओन वे ये भी ओ से स्टार्ट है और ये डब्ल्यू से स्टार्ट है, लेकिन दोनों का उच्चारण यानी साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पर भी कैरेक्टर्स नज़र आता है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर से सुन लें, एलिट्रेशन का मतलब क्या हुआ। एलिट्रेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस है जिसमें एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर आपको रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वावेल हो, वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि ये एलिट्रेशन है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं एलूजन। सबसे पहले हम लोग यहाँ एलूजन का डिफिनीशन देख लें। एन एलूजन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच whereby the author refers to a subject matter such as a place, event or literary work by way of passing a reference. It is up to the reader to make a connection to the subject being mentioned, ठीक है। यानी सबसे पहले आप ये समझिए इल्यूज़न है क्या एक्चुअली में। अगर यहाँ पर देखें तो जो इसका डिफिनीशन है उसमें ये साफ बता रहा है कि एन इल्यूजन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस को फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इल्यूजन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर ऑथर रिफर्स टू ए सब्जेक्ट मैटर, यानी जो लेखक है या जो कवि है, जो पोइट है, वो किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर को रेफ़र करता है जो किसी प्लेस से या किसी प्लेस या इवेंट या फिर कोई लिटरेरी वर्क से रिलेटेड हो, उसके रेफरेंस में हो, और इसमें जो रीडर है उसका कनेक्शन उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से किया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एलूजन कहते हैं। इसको आप ज़्यादा बेहतर रूप में यहाँ पे इस तरह से समझ पाएंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल देखें प्यारे बच्चों, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे आप समझ जाएंगे। इट्स नो वंडर एवरीवन रिफर्स टू मैरी, ध्यान दीजिएगा, मैरी एज another Mother Teresa in the making. She loves to help and care after people everywhere from the streets to her own friends. यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इन द एग्जाम्पल द ऑथर यूजेज द मेंशन ऑफ मदर टेरेसा टू इंडिकेट द सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज़ दैट मैरी हैज़। यहाँ पर मैरी के अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो खूबियाँ मदर टेरेसा के अंदर थी। तो कहने का मतलब है कि मैरी का कंपैरिजन यहाँ पे मदर टेरेसा हुआ है। ये डायरेक्ट नहीं बोला गया है कि मैरी इज़ द मदर टेरेसा, बट मैरी इज़ जस्ट लाइक मदर टेरेसा। वाई? बिकॉज मैरी हैज़ ऑल दोज वर्च्यूज़ विच मदर टेरेसा हैड। यानी जिस तरह से मदर टेरेसा गरीबों का या जो असहाय थे, हेल्पलेस थे या जो बीमार थे, उसकी जिस तरह से वो सेवा किया करती थी, तो उनका एक कैरेक्टर बिल्डअप हो गया था। ठीक वैसा ही कैरेक्टर मैरी के अंदर भी है। वो अपने दोस्तों के बीच उनके मदद करने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, उनको सहानुभूति देने के लिए उसी तरह से विख्यात है जैसे मदर टेरेसा कभी विख्यात थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑथर ने डायरेक्टली मैरी को मदर टेरेसा नहीं बोला है, ठीक है, बट मैरी की तुलना यानी कंपैरिजन मदर टेरेसा से ज़रूर की है,
ठीक है। लेकिन ये कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट है। तो ये आप लोग समझ लें प्यारे बच्चों कि अगर किसी पीस ऑफ लिटरेचर में इस तरह का कोई इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, यानी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान को इस तरह से इनडायरेक्टली किसी दूसरे चीज़ के साथ तुलना किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर एलूजन कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बेंगलोर इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। एक्चुअली सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, यूएसए में है, ठीक है बच्चों। वहाँ का बहुत फेमस सिटी है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ठीक जिस तरह से वो वेलिकन जो सिटी है वो फेमस है, तो वही चीज़ यहाँ बेंगलोर में, बेंगलोर जो है वो इंडिया के लिए। तो बेंगलोर की तुलना जो है यहाँ पर जो है डायरेक्टली उस सिटी के साथ कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्टली बेंगलोर को डायरेक्ट नहीं बोला गया, यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है, लेकिन तुलना तो यानी बेंगलोर को क्यों तुलना किया गया, क्योंकि उसके अंदर वो सारे खूबियाँ हैं जो यूएसए के उस स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर एलूजन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी जब आप ये देख लें कि किसी चीज़ को डायरेक्टली किसी पार्टिकुलर चीज़, किसी पार्टिकुलर प्लेस या नेम या थिंग नहीं बोलकर उसका उसमें जो वर्च्यूज़ है, उसमें जो क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटी के आधार पर उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलूजन का इस्तेमाल हुआ माना जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर से यहाँ पर एक लाइन पर देख लें, इस लाइन को फिर से आप देखें तो क्लियर कंप्लीट आ जाएगा कि इट्स नो वंडर एवरीवन रेफर्स टू मैरी एज अनदर मदर टेरेसा। यानी इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जो प्रत्येक लोग जो हैं वो मैरी को दूसरी मदर टेरेसा कहते हैं, ठीक है। मैरी मदर टेरेसा नहीं है, बट मैरी को दूसरी मदर टेरेसा कहा जाता है। क्यों? तो क्यों कहा जाता है भाई? तो इसलिए क्योंकि मैरी के अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो मदर टेरेसा के अंदर थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया इस लाइन के अंदर वो एलूजन है, ठीक है। यानी एलूजन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द ऑथर रेफर्स टू ए सब्जेक्ट मैटर सच एज अ प्लेस, इवेंट और लिटरेरी वर्क बाय वे ऑफ ए पासिंग रिफरेंस। यहाँ पे रिफरेंस दिया जा रहा है, मैरी को रिफरेंस दिया जा रहा है मदर टेरेसा का, ठीक है। चलिए, तो एलूजन आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, एम्प्लीफिकेशन। अब यहाँ पर आ जाए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एम्प्लीफिकेशन क्या है इसका डिफिनीशन देखें, तो फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एम्प्लीफिकेशन रिफर्स टू ए लिटरेरी प्रैक्टिस वेयर द राइटर इम्बैलेंसेस the sentence by adding more information to it in order to increase its worth and understandability. When a plain sentence is too abrupt and fails to convey the full implication desired, amplification comes into play when the writer adds more to the structure to give it more meaning। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझे कि एम्प्लीफिकेशन यानी एम्प्लीफाई क्या है। आप लोगों ने एम्प्लीफायर का नाम सुना होगा। एम्प्लीफायर कहते किसको हैं? तो आपने ये सुना होगा कि एम्प्लीफायर एक डिवाइस है जो साउंड सिग्नल को या लाइट सिग्नल को एम्प्लीफाई यानी बूस्टअप यानी कि बढ़ा देता है, ठीक है। तो एम्प्लीफायर से जब हम लोग साउंड बॉक्स को अटैच करते हैं तो साउंड बहुत ज़ोर से निकलता है, लेकिन आप डायरेक्टली अगर साउंड प्ले करने की कोशिश करेंगे सॉन्ग्स को, तो वो साउंड उतना दूर तक नहीं जाएगा, उतना लाउड नहीं होगा। तो एम्प्लीफायर का काम है किसी चीज़ को लाउड कर देना। तो इसी तरह से सेंटेंस में यानी किसी पीस ऑफ लिटरेचर में जब ऑथर या पोएट ये चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई करें, बढ़ा के बताएं, उसके इंपॉर्टेंस को ज़्यादा हम इन्हेंस कर दें, ठीक है, तो वहाँ पर एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो आपको ये आइडिया जो है थोड़ा वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर एग्जांपल देखें, यहाँ पर द थीसिस पेपर वाज डिफ़िकल्ट आफ्टर एम्प्लीफिकेशन द थीसिस पेपर वाज डिफ़िकल्ट, इट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव रिसर्च, डाटा कलेक्शन, सैम्पल सर्वेज, इंटरव्यूज़ एंड अ लॉट ऑफ फील्ड वर्क। यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। देखिए ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, द थीसिस पेपर वाज डिफ़िकल्ट।
आफ्टर एम्प्लीफिकेशन, ये लाइन आपको ध्यान देना बच्चों, ये थीसिस पेपर वाज डिफ़िकल्ट। थीसिस पेपर क्या होता है? एक तरह का रिसर्च पेपर है जिसमें कोई स्टूडेंट अपनी जो भी उसने रिसर्च किया है उसको लिखता है और उसको पब्लिश करता है, उसको थीसिस पेपर कहते हैं। जब आगे आप जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो आपको थीसिस लिखना पड़ेगा। इस तरह के जो प्रोजेक्ट वर्क है वो दिए जाते हैं। तो जो थीसिस पेपर था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक। हम लोग सिंपली इसको बोल दिए, हम लोग ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर नहीं दे पा रहे कि ये कितना डिफ़िकल्ट था। लेकिन इसी चीज़ को प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा उसको दूसरे तरीके से लिखें, जब उसको एम्पलीफाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए। द थीसिस पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, इट रिक्वायर्ड extensive research, data collection, sample surveys, interviews and a lot of field work। यानी सिर्फ ये कह देना कि थीसिस पेपर बहुत कठिन था। कितना कठिन था ये बात खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन थीसिस पेपर कितना ज़्यादा कठिन था उसके लिए कितना एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ा, डाटा कलेक्शन करना पड़ा, सैम्पल सर्विस करने पड़े, इंटरव्यूज़ करना पड़ा और लॉट ऑफ फील्ड वर्क करना पड़ा। तो ये सारी बातों को जब उसमें इंक्लूड कर दिए तो व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि रियली उस थीसिस पेपर को लिखने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, ये कितना मुश्किल काम होगा, ठीक है। तो जब मतलब कोई एक पार्टिकुलर सेंटेंस को इम्फेसिस करना है, एकदम बताना है कि नहीं इसको करने में क्या क्या काम करना पड़ा, यानी उसके इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो प्यारे बच्चों हम वहाँ पर एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च या डाटा कलेक्शन या सैम्पल सर्वेज, इंटरव्यूज़, लॉट ऑफ फील्ड वर्क, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। यानी उसके डिफ़िकल्ट लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए इन सारे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और ये सारे जो वर्ड्स हैं वो उसके मीनिंग को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है एनाग्राम। तो सबसे पहले हम लोग एनाग्राम के डिफिनीशन को देख लें प्यारे बच्चों। एनाग्राम है यहाँ पर, डिफिनीशन को देखें। Anagrams are an extremely popular form of literary device wherein the writer jumbles up parts of the word to create a new word. From the syllables of a phrase to the individual letters of a word, any fraction can be jumbled to create a new form. Anagram is a form of a word play that allows the writer to infuse mystery and a little interactive fun in the writing so that the reader can decipher the actual word on their own and discover a depth of meaning to the writing। यहाँ पर इसके मीनिंग को समझिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। एनाग्राम्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस। अभी जो मॉडर्न ईरा में जो पोइम्स लिखे जा रहे हैं, जो पीस ऑफ लिटरेचर लिखे जा रहे हैं, उसमें एनाग्राम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, द राइटर जम्बल्स अप द पार्ट ऑफ द वर्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड। यानी इसमें राइटर क्या करते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स को इस तरह से जम्बल्ड कर देते हैं कि उससे एक न्यू वर्ड का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द सिलेबल्स ऑफ ए फ्रेज टू द इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ ए वर्ड। इसमें फ्रेज से लेकर लेटर या किसी ऐसे वर्ड के फ्रैक्शन माने उसके आधा पार्ट को जोड़कर, तोड़कर, मोड़कर एक नया वर्ड बनाकर उसमें पोइम में रिदम लाने की कोशिश की जाती है, या उस जो पीस ऑफ लिटरेचर है उसको ज़्यादा फनी, ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड है वो अपना मीनिंग लॉस नहीं करता है, लेकिन जो वर्ड का स्पेलिंग है वो आप देखेंगे कि थोड़ा आपको डिफरेंट दिखाई वहाँ पढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लेटर्स को या फ्रेज को जंबल करके, उलट पलट के जब एक नया वर्ड क्रिएट करके कुछ नया इम्प्रेसिव चीज़, नया इम्प्रेसिव बातें बताने का प्रयास किया जाता है प्यारे बच्चों, तो आप समझें कि वो वहाँ पर एनाग्राम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक आप डिफिनीशन को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। सॉरी, एग्जाम्पल को देखेंगे। एन एनाग्राम फॉर डेबिट कार्ड is bad credit. As you can see, both phrases use the same letters. By mixing the letters, a bit of humor is created.
प्यारे बच्चों देखिए, डेबिट कार्ड क्या होता है ये आप लोग सबको पता है। आप लोगों ने एटीएम का नाम सुना है, ठीक है। तो ये जो एटीएम कार्ड है जिसके मदद से आजकल हम लोग कहीं पर भी कैश विड्रॉ कर लेते हैं जाकर एटीएम मशीन से, वो डेबिट कार्ड है। आजकल सबके पास लगभग होता है, ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड को किससे कंपेयर कर दिया, आप देखें यहाँ पे कैसे यहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया गया है। इसको बैड क्रेडिट बोल दिया, बैड क्रेडिट। डेबिट कार्ड इज़ अ बैड क्रेडिट। देखिए पहले क्या होता था कि आप वो मार्केट जा रहे हैं, आपके पॉकेट में पैसा है तो आप किसी सामान को ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते हैं। अभी क्या है कि आप मार्केट गए, आपके पॉकेट में पैसा हो या ना हो, आपके पॉकेट में एटीएम कार्ड है तो फट से जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कार्ड देते हैं और सामान लेके घर चले आते हैं। आपको उतना ज़्यादा नहीं खर्चता है। लेकिन जब कैश पेमेंट करना पड़ता है ना तो हम लोग सोच समझ के खर्च करते हैं। लेकिन जब एटीएम के थ्रू हम कितना सारा पैसा डाल देते हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम नोट तो गिन के दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा वैगनेंट हो जाते हैं, हम फिजूल खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑथर डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा है कि डेबिट कार्ड इज़ द मीडियम बाई विच वी कैन एक्सपेंड मोर मनी, बट वो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि डेबिट कार्ड जो है वो एक बैड क्रेडिट है। बैड क्रेडिट मीन्स व्हाट, कि अगर पॉकेट में पैसा है या नहीं है, बस एक कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसके मदद से हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो खर्च करने की क्षमता को है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये हमारी इच्छाओं को भी बढ़ा देता है। और इस वजह से कभी कभी देखेंगे कि डेबिट कार्ड जो है रखना वो काफ़ी महंगा सौदा भी साबित हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं लिख के उसको बैड क्रेडिट कर दिया गया। अब डेबिट कार्ड के अंदर जितने भी वर्ड्स, जितने भी लेटर्स हैं, सारे के सारे लेटर आपको बैड क्रेडिट के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। तो डेबिट कार्ड को मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए बैड क्रेडिट लिख दिया यहाँ पर। तो अगर इस तरह से जब वर्ड्स को लेटर के थ्रू या फ्रेज के थ्रू थोड़ा मरोड़ा जाता है और उसके मीनिंग को थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाई किया जाता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों हम इसे एनाग्राम कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है, एनाग्राम। नाउ हम लोग चलते हैं एसोनेंस। प्यारे बच्चों आप सबसे पहले ये देखें एसोनेंस, एक्चुअली एसोनेंस है क्या एक्चुअली में। आप इसका डिफिनेशन देखें। एसोनेंस रिफर्स टू ए रिपीटेशन ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वॉवेल्स विद इन ए सेंटेंस और फ्रेज। इन दिस रिगार्ड एसोनेंस कैन बी अंडरस्टूड टू बी ए काइंड ऑफ एलिट्रेशन। व्हाट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम एलिट्रेशन इज दैट it is the repetition of only vowel sound. Assonance is the opposite of consonance, which implies repetitive usage of consonant sound. प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो डिफिनीशन कह रहा है, अभी मैंने आप लोगों को एलिट्रेशन के बारे में बताया था। एलिट्रेशन में हमने क्या देखा, एलिट्रेशन में हमने ये देखा था कि एक पार्टिकुलर साउंड का रिपीटेशन होता है, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो या वोवेल साउंड हो, ठीक है। लेकिन एसोनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक तरह का एलिट्रेशन ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो एसोनेंस है उसमें रिपीटेशन ऑफ साउंड्स होता तो है, लेकिन सिर्फ वोवेल साउंड का, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ वोवेल साउंड का ही रिपीटेशन होगा जहाँ पर, तो आप उसको एलिट्रेशन नहीं कह के एसोनेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें आप। ये है ए लॉन्ग सॉन्ग, ए लॉन्ग सॉन्ग, ए लॉन्ग सॉन्ग, where the O sound is repeated in the last two words of the sentence. अब ध्यान से देखेंगे, लॉन्ग सॉन्ग, तो ये जो लॉन्ग सॉन्ग बार बार हम लोग बोल रहे हैं, उसमें ओ क्या है, ये ओ जो है ये वोवेल साउंड है, ठीक है। और इस दोनों वर्ड में इस वोवेल साउंड के थ्रू रिपीटिशन करके रिदम लाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। लॉन्ग सॉन्ग, देखिए जैसे लॉन्ग सॉन्ग कह रहे तो दोनों के अंदर में एक रिदम आ गया, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओ साउंड का रिपीटेशन, तो ओ साउंड जो है वो वोवेल साउंड है, तो सिर्फ और सिर्फ वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो आप इसको एलिट्रेशन नहीं कह के एसोनेंस कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अभी हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस हैं, टोटल लगभग ऑलमोस्ट मैं 100 लिटरेरी डिवाइस आपको बताऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं इस वीडियो में आपको लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इतना वक्त नहीं कि बैठ के आप लॉन्ग वीडियोस को देख पाएँ। तो कम समय में
आप ज़्यादा बेहतर रूप से समझ सकें, इसलिए मैं वीडियो को कई पार्ट में बनाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आने वाला हूं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसमें जितने लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है, उसको देखें, समझें और अपने आप को थोड़ा बूस्टअप करें, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो जल्द ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।